हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं। अभी डेट नहीं आई है। संभावित डेट में आपको बता दूं, हो सकता है आपके एग्जाम मार्च एंड में स्टार्ट हो और अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो जाए। जैसे ही डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर कैसे सोल्व करें। मतलब कितने क्वेश्चंस ऑप्शन वाले आते हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक आते हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें एक शब्द में या एक लाइन में देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में हमें देना है या एक शब्द में हमें देना है, उसके लिए पूरा पैराग्राफ बना देते हैं, पूरा पेज भर देते हैं। अब इससे क्या होगा, नंबर तो उसका जितना आपको मिलेगा ना उतना ही मिलेगा। जैसे कि सपोज करो एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक ही मिलेगा, पूरा पेज भरने से आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इससे आप ही को नुकसान है, आपका जो समय है ये बर्बाद होगा और जिसकी वजह से आपके एंड वाले जो क्वेश्चंस है वो आपसे छूट जाते हैं। तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए पेपर को सोल्व करना है और किस तरीके से पेपर सोल्व करना है ये आज आप इस वीडियो में सीख जाओगे। क्योंकि आज के वीडियो में जो राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर है कृषि विज्ञान का, इसको मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूं पूरा का पूरा कि किस तरीके से आंसर करना है, क्या क्या हमें लिखना है, कितने शब्दों में हमें आंसर देना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और तैयारी में लग जाइए क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर सोल्व करवाने वाला हूं। तो आपको पेपर जो मिलेगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। आप इस पेपर को अच्छे से देखना, चाहो तो आप नोटबुक लेकर बैठे ताकि क्वेश्चंस के आंसर भी आप नोट कर सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र, विषय कृषि विज्ञान, कक्षा 12वीं का है। समय 2 घंटे 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं और पूर्णांक है 56 नंबर के। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जैसे कि एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक चैप्टर है पशु की नस्लें, वो 10 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद पशु रोग है, वो 8 नंबर का चैप्टर है। तो 18 नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से हैं। और एनिमल हस्बेंड्री आपको कंप्लीट कैप्टन एग्रो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई हुई है। तो आओ आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में आपको मिलेगा क्वेश्चन, नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, इजराइल से सिंचाई की विधि का विकास हुआ है। ऑप्शन है चौकेबार द्रोणी सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, बौछारी सिंचाई, बॉर्डर पट्टी सिंचाई। अब आपको क्या करना है, हिंदी में तो है ही सही लेकिन इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इंग्लिश के ऑप्शंस आप एक बार जरूर चेक कर लेना। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि होगा। इसको कहां से विकसित किया गया है, इजराइल से इसका विकास हुआ है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेकर 13 तक एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल शुद्ध कृषि का वर्षा आधारित प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 48, 68, 58 या फिर 78। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, साकेत 4 उन्नतशील किस्में, जो साकेत 4 हैं किसकी किस्म है, गेहूं की है, मक्का की है, धान की है या चना की है। तो किसकी है, धान की किस्म है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, वायुरोधी वृक्ष हैं, मतलब ऐसे वृक्ष जो वायु को क्या करे, रोके, मतलब वायुरोधी। ऑप्शन है अनार, फालसा, पपीता, नीम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पपीते के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, कलिकायन, उपरोपण, दाब कलम, बीज द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीज द्वारा। अभी मैं आपको एक कॉपी में मतलब एक पेपर में सोल्व करके भी बताऊंगा कि कॉपी के अंदर हमें इन आंसर्स को कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, फल परिरक्षित
करने हेतु चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये आपके फल परिरक्षण वाला एक चैप्टर है हॉर्टिकल्चर के अंदर, वहां से इस क्वेश्चन को लिया है। ऑप्शन में आपको मिलेंगे 65 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 से 70% चीनी की मात्रा हम लेते हैं फल परिरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन आपका एनिमल हस्बेंड्री का है। गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन ए हरियाणा है, ऑप्शन बी यूपी है, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। मतलब इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो गिर गाय हैं इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, गिर के जंगल है। क्या है, गिर के जंगल, या फिर हम बोल देंगे खटियावाड़, या फिर हम क्या बोल देंगे, गुजरात बोल देंगे, और राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप लिख लेना गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी गाय की नस्ल है, इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो फॉरेन काउ ब्रीड है। राठी, थार पारकर, मालवी, जर्सी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, जर्सी होगा। ये मैंने आपको बताई भी थी, विदेशी नस्ल याद करने की टिक। जब से होली आई आयरशायर, क्या याद रखना है आपको, जब से क्या आई, होली आई आयर सायर, ठीक है। इस तरीके से जब से होली आई क्या हो गया, ब्राउन रेड हो गया। क्या हो गया, ब्राउन रेड। ये सारी ट्रिकें मैंने आपको बता रखी है। जब मतलब जर से का कोई मतलब नहीं है, होलिस्टन फ्रीजियन, आयर सायर, ब्राउन रेड, रेड स्विच, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी नस्लें, विदेशी नस्लें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पशु रोग से है, एनिमल हस्बेंड्री का है। वायरस जनित पशु रोग हैं, पशु स्लेग लिखा हुआ है यहाँ, पशु प्लेग है, ठीक है। पशु प्लेग आपको पढ़ना है, जहरबाद, एंथ्रेक्स, गलघोटू। तो यहाँ पर वायरस जनित आपसे पूछ रहा है, वायरस जनित रोग कौन सा है, पशु प्लेग है। कौन सा है, पशु प्लेग, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया हमारे पास, सॉरी 9 हो गए, 9 के बाद 11 से इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो इनको। मल्च का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है, किसको रोकने के लिए, तो नमी रोकने के लिए मल्च का प्रयोग करते हैं, जिसको हम पलवार भी बोलते हैं। याद रखना, बहुत सारे हिंदी वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर बिल्कुल हिंदी में शब्द बताओ। अब देखो ये पेपर में यहाँ हिंदी में भी मल्च लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मल्च लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, फल वृक्षों को पाले से बचाने हेतु अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब कौन से अम्ल का, उसका नाम आपको बताना है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम अम्लराज बोलते हैं, इसका 0% 1% का प्रयोग हम करते हैं पाले से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भैंस की, फिर रिक्त स्थान दे रखा है, नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 12 से 14% होती है। कौन सी, भदावरी, याद होगा, तांबे जैसा रंग है तेरा, है ना। ये याद रखना आप, तांबे जैसा रंग किसका है, भदावरी का है। और भदावरी का जो दूध होता है इसमें सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है आपको याद रखना है, 12 से 14%। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गाय व भैंस में थनैला रोग नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। अब तक मैंने आपको 13 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, मतलब 13 नंबर आपको मिल गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आइए अब इन क्वेश्चन को हम कॉपी के अंदर सोल्व करते हैं, एक पेपर में सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे के पेपर को हम देखेंगे। अब तक जो पेपर हमने देखा है उसके आंसर मैं आपको पेपर के साथ ही बता देता हूं, ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी जो आंसर कॉपी है उसमें लिख सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इजराइल से सिंचाई विधि का विकास हुआ है, कौन सी विधि का हुआ है, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, बूंद बूंद सिंचाई। ये चारों ऑप्शन उतार देते हैं बहुत सारे बच्चे, फिर नीचे लिखेंगे आंसर। अपना समय बर्बाद मत करना, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला आंसर क्या क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 उसने पूछा आपसे, भारत में कुल शुद्ध कृषि का वर्षा आधारित प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर 58% आपको याद रखना है, और सीधा सीधा कॉपी में क्या लिखना है, 58% आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, साकेत 4 किसकी उन्नतशील किस्म है, हमने बोला धान की, आपको धान लिखना है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4,
वायु विरोधी वृक्ष है, हमने बोला नीम, तो यहाँ पर नीम आपको नाम लिखना है एजा डिरेक्टा इंडिका। अगर आपको बोटनिकल नेम याद है तो चाहो तो आप इनके बोटनिकल नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि इसका ओराइजा सेटाइवा लिख दो ब्रैकेट में, इसका एजा डिरेक्टा इंडिका लिख दो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस वाले हैं, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 5, पपीते के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बीज द्वारा, बाय सीड, तो हमारा राइट आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी की मात्रा कितनी लेनी है? तो 65 से 70% लेनी है। इसके अलावा गिर गाय का ओरिजिन पूछा, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गुजरात। इसके अलावा विदेशी नस्ल पूछी, जर्सी हमने बताया। इसके अलावा कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है? तो पशु प्लेग हमारा राइट आंसर हो गया। फिर फिल इन द ब्लैंक की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपसे पूछा गया मल्च का प्रयोग नमी को रोकने के लिए। इसके अलावा फलों में पाले से बचाने के लिए H2SO4 अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें 12 से 14% वसा की मात्रा पाई जाती है? तो आपको बदायूनी नाम लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो थनैला रोग है ये किसके द्वारा होता है, कौन से जीवाणु से होता है? तो हमने सीधा सीधा उसका नाम लिख दिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब बहुत सारे बच्चे इसी आंसर देने में समझ लो कि आधा घंटा लगा देंगे, पूरा 1 घंटा लगा देंगे, पता नहीं 2-2 4-4 लाइनें लिखने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सीधे सीधे ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट जो सही आंसर है उसको आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनको उतारने की जरूरत नहीं है पूरे को वापस, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में है। सिर्फ आपको आंसर शीट भरनी है और आंसर शीट में आपको सही सही आंसर लिखने हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तक मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अति लघुरात्मक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब समझो यहाँ पे इसका जो आंसर है, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है। कोई रामायण हमें नहीं लिखनी है, कोई 4-5 लाइनें हमें नहीं भरनी है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, कोई एक मुक्त जीवी बैक्टीरिया का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ एनी ऑन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर हो जाएगा। आइए कॉपी में बिल्कुल देखते हैं इसको, कॉपी में किस तरीके से आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखना है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, इसका एजेटोबैक्टर मैंने कॉपी में नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर हो जाएगा। आप देखो एक लाइन में इसका आंसर हो गया, मतलब एक शब्द का आंसर ही हमारा है। तब भी आपको कितना नंबर मिलेगा? ये जितने नंबर का 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, फेरोमेन ट्रैप का कोई एक उपयोग लिखिए। फेरोमेन ट्रैप का क्या उपयोग होता है? तो आप सबने पढ़ा होगा, इसका उपयोग क्या है? कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आप अगले क्वेश्चन में लिखोगे कीट नियंत्रण, एक शब्द में आपको आंसर देना है, सेम ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है। हो सकता है फेरोमेन जो ट्रैप है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गंध पास बोलते हैं। तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी वजह से हम हमारा आंसर नहीं लगा पाते, तो उनके नाम भी आपको अच्छे से देखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, ट्राइकोग्रामा किस प्रकार का कीटनाशी है? तो हमने पढ़ा था 12th के अंदर, अंड परजीवी। कैसा है? अंड परजीवी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक उपयोग में लिया जाता है? अब आप सबको पता है कि एजोला काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? तो एजोला आपको लिखना है। जो एजोला है इसको आप चाहो तो बीजीए भी लिख सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप लिख सकते हो। ये ऐसा उर्वरक है जिसको धान के खेतों में काम में लिया जाता है। अब देखो एक एक शब्द में इनका आंसर निकल के आ रहा है। आप चाहो तो इस तरीके से एक पंक्ति बना के लिख दो कि धान में एजोला नामक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक पंक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 लाइनें लिख रहे हो इसके ऊपर, एजोला की पूरी कहानी आप बता रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। समय बर्बाद नहीं करना है, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर को करना है। इस वीडियो के एंड जितना समय है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर को करना है। इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितना समय आपको कौन से क्वेश्चन में लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
मक्का की जलमांग लिखिए, हमें सिर्फ मक्का की जलमांग लिखनी है, वाटर रिक्वायरमेंट लिखनी है, तो कितनी होती है 500 से 800 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है 500 से 800, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बाजरे का वानस्पतिक नाम लिखिए, बोटानिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, तो क्या होता है पेनिसेटम टाइफोडियस या फिर पेनिसेटम ग्लूकम। ये देखो दो नाम है, मैंने दोनों ही लिख दिए, तो एक लाइन में ही हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, पानक में फलों का रस कितना प्रतिशत होता है, जो स्केस होता है इसमें कितना प्रतिशत होता है फलों का रस, तो आपको याद रखना है 25% होता है। कितना होता है 25%, ये आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, जलेबी आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं, तो किसके होते हैं मुर्रा के होते हैं। जबकि दराती जैसे किसके होते हैं, दराती जैसे होते हैं किसके, सूरती के। ये नाम आपको याद रखने हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इनके आंसर दे पाओगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, फिर आपको ये आंसर नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैसे हैं बिल्कुल डीपली डीपली जाके क्वेश्चन लिया है। जैसे कि फेरोमेन ट्रेप वाला ले लिया, ट्राइकोग्रामा वाला ले लिया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, एक फॉर्मेट है, आप इसको सोल्व जरूर करना पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे कवर करना जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं। अब तक एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने सोल्व किए और करीबन करीबन मेरे हिसाब से 13 क्वेश्चन होंगे, तो 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी खंड ब। खंड ब के अंदर आपको लघुरात्मक प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा लगभग कितनी है, मतलब आपको 50 शब्दों में लगभग आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप या तो 10 शब्दों में आंसर दे रहे हो या इसके लिए पूरे 100 शब्द लिख रहे हो, नहीं, आप 40 से 50 या 50 से 60 एक एवरेज लेके आपको चलना है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो आओ किस तरीके से आंसर देंगे और कितने कितने नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा, सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं इसका महत्व बताइए, डिफाइन एग्रोनॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। हमें सिर्फ सस्य विज्ञान को परिभाषित करना है और इसका महत्व बताना है, और 50 शब्दों में हमें आंसर देना है। 50 शब्द करीबन करीबन ये समझ लो, आप 4 से 6 लाइन या 8 लाइन तक भी लिखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, और ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आओ किस तरीके से इसका आंसर हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पहले मैंने लिख लिया है क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, सस्य विज्ञान। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, सस्य विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल उत्पादन व मृदा, सॉरी, जिसमें फसल उत्पादन है ना, फल मत कर देना, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। अब जस्ट इसी के नीचे मैंने सस्य विज्ञान को और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड होता है, नोमोस मतलब होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से खेत का प्रबंधन ही क्या है, सस्य विज्ञान कहलाता है। ये मैंने लिख दिया, ये हो गई हमारी परिभाषा सस्य विज्ञान की। अब क्वेश्चन में बोला था कि इसका महत्व भी बताओ, तो महत्व भी हमने बताया। आओ देखते हैं आगे। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का महत्व। हमने दो महत्व इसमें लिखे हैं, सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, बीज, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार, पौध संरक्षण तथा फसल उत्पादन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सेकंड मैंने लिखा है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत भू परिष्करण, जल संरक्षण, शुष्क खेती, जल प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, सिंचाई की विधियां, बीज की गुणवत्ता आदि की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी इंपोर्टेंस आप लिख सकते हो, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको दिया है। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं पेपर के अंदर क्या है, बीज को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकार लिखिए। हमें सिर्फ बीज को परिभाषित करना है और इसके प्रकार लिखना है, ज्यादा कुछ हमें नहीं लिखना है। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 5, बीज। सबसे पहले आप हेडिंग लगा देना बीज, यहां पर एरो लगा के आप लिखोगे इसका आंसर। दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप से स्वस्थ पौधों को जन्म देता है, क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। यह आपको याद रखना है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। जीवित भ्रूण वाला दाना ही बीज कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने इतनी सारी डेफिनेशन इसमें ऐड कर दी है, आप चाहो तो एक लिख सकते हो, आप चाहो तो ये तीनों भी लिख सकते हो। इसके बाद एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि बीज के प्रकार के नाम लिखिए। चाहे तो आप नाम लिख के छोड़ सकते हो, या चाहो तो इनको एक एक लाइन या दो दो लाइन में डिफाइन भी कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि बीज चार प्रकार के होते हैं, मूल केंद्रक बीज हैं,
प्रजनक बीज है, आधार बीज है, प्रमाणित बीज है। अब चाहो ना तो आप एक एक हेडिंग लगा के इनको डिफाइन कर देना। जैसे कि मूल केंद्रक बीज के बारे में मैंने लिख दिया, कोई टैग नहीं होता, किसी भी किस्म का सबसे शुरुआती बीज कौन सा होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आंसर दिया है, ठीक है ना, आप अपने तरीके से आंसर दे सकते हो। अगला, प्रजनक बीज की अगर मैं बात करूं तो सुनहरे रंग का टैग होता है, और मूल केंद्रक बीज की क्या होती है, संतति होती है। आधार बीज में आप क्या लिखोगे, सफेद रंग का टैग होता है और प्रजनक बीज द्वारा इसको विकसित किया जाता है। प्रमाणित बीज में आप लिखोगे इसके थैलों पर नीले रंग का टैग होता है और आधार बीज से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, खरपतवारों से होने वाली 3 हानियां लिखिए। अब हमें सिर्फ 3 हानियां लिखनी है खरपतवारों से जो हमें होती है, ठीक है ना। अब खरपतवार की कोई परिभाषा लिखने मत बैठ जाना यहाँ पर, ठीक है, आपसे परिभाषा नहीं पूछी है, सिर्फ 3 हानियां पूछी है, मतलब आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। खरपतवारों से होने वाली 3 हानियां, फसलों में 30 से 35% हानि अकेले खरपतवारों से होती है, ये लाइन मैंने ऐड कर दी है। बाकी 3 हानियां हम नीचे बात करेंगे। फसल उत्पादन पर प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो, अधिक खरपतवार होने से फसलों की अपेक्षा खाद, बीज, उर्वरक खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसल उत्पादन कम होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, अरे आपने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, पानी के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए, आप सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो। और जब ये प्रतिस्पर्धा करेंगे तो पौधों को ये सारी की सारी चीजें जो हम डालेंगे ना, ये कौन ले लेगा, खरपतवार भी लेगा, और जिसकी वजह से हमारी फसल का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो ये आंसर आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड हानि की हम बात करते हैं, मृदा नमी में कमी। अच्छा, नमी में कमी आएगी आएगी, क्योंकि सपोज करो ये फसली पौधा है, फिर ये फसली पौधा है, दोनों के बीच में एक और पौधा आ गया, तो ये भी तो नमी लेगा ना, जबकि ये पानी हमने किसके लिए दिया था, पौधों के लिए दिया था, तो नमी में कमी आएगी। खरपतवार मृदा में उपस्थित नमी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मृदा नमी में कमी आएगी, ये दूसरी हानि हो गई। थर्ड, कीट व रोगों का प्रकोप। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जिन पर मक्खी, मच्छर, बीटल, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी जो उन पर होती है। तो यहाँ सीधा सीधा आपको लिखना है, खरपतवार कीट तथा रोगों को शरण देते हैं, जिससे वह कीट तथा रोग फसलों में होने की संभावना बनी रहती है या फिर वो फसलों में आ जाते हैं। तो ये 3 हानियां हमने लिख दी है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खरपतवार नियंत्रण के 3 सिद्धांत। अब पहले तो हानियां पूछी थी, हानियां हमने लिखी, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की 3 सिद्धांत की। तो देखो 3 सिद्धांत क्या है, बहुत इजी है इसका आंसर भी। खरपतवार नियंत्रण के 3 सिद्धांत, हेडिंग लगाओगे, इस तरीके से आपको आंसर देना है। खरपतवारों की प्रकृति, हेडिंग लगाओ। अब प्रकृति कैसी होती है, देखो, रेगिस्तानी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उनमें अगर हम पानी भर देंगे तो रेगिस्तानी खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक इसी का अपोजिट है, जो जलमग्न भूमियां हैं उनमें जो खरपतवार हैं, अगर आप उस पानी को निकाल दोगे तो खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या उनको सूखा छोड़ दे तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो पहला सिद्धांत हमारा हो गया। दूसरा सिद्धांत, खरपतवारों के जीवन चक्र। जीवन चक्र में आपको क्या याद रखना है, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो 1 वर्षीय होते हैं, 2 वर्षीय होते हैं, हमें उनका पता होना चाहिए कि इनमें फूल कब बनेंगे, बीज कब बनेंगे, ताकि फूल बनने के बाद बीज बनने से पहले आप उनको नष्ट कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार को बीज बनने से पहले ही नष्ट कर दे। थर्ड सिद्धांत, जनन विधियां। कुछ खरपतवारों में जनन बीज द्वारा ही होता है, तो बीज बनने से पहले ही खत्म कर दे। जैसे कि कौन कौन से खरपतवार है, सत्यानाशी है, कृष्ण नील है, आदि खरपतवारों को बीज बनने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फल उद्यान लगाने की वर्गाकार एवं पूरक विधि का नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ चित्र बनाना है हमें, ठीक है ना, किसका, वर्गाकार का और पूरक विधि का। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं, फल उद्यान लगाने की वर्गाकार एवं पूरक विधि का नामांकित चित्र। नामांकित का मतलब नाम भी देना है आपको, नामकरण करना है। मैंने यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। वर्गाकार विधि, यह विधि सबसे सरल एवं उत्तम विधि है। इस विधि में पौधों तथा कतार से कतार की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। मैंने डायग्राम बना दिया, जैसे कि ये कतार है, ये पौधा है, दोनों की दूरी क्या है, समान है, 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये पादप है, और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या है, बराबर है। ये वर्गाकार का हो गया। इसके अलावा पूरक विधि का, पूरक विधि में हम क्या करते हैं, बीच में एक पौधा लगा देते हैं जो कम समय में पक जाता है। तो यहाँ पर आओ देखो क्या लिखा, यह विधि वर्गाकार की तरह ही होती है, केवल चारों वृक्षों के
बीच में कम समय में पकने वाला फल वृक्ष लगा दिया जाता है। जैसे कि मुख्य फल वृक्ष यहाँ पर है और ये क्या है, पूरक है। पपीता लगा दो, जैसे कि ये नामांकित हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फल उद्यान लगाने की आयताकार एवं त्रिभुजाकार विधि का नामांकित चित्र बनाओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लिखना कुछ नहीं है, अगर चाहो तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पर क्यों सिर्फ पूछा है कि नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो आयताकार विधि का चित्र मैंने बना दिया, यहाँ लिख देना पादप है, ठीक है, यहाँ लिख देना कि कतार से कतार की दूरी, मतलब एक तरीके से आमने सामने की दूरी तो क्या होगी, समान होगी, जबकि पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, कम होगी। ये ज्यादा होगी ये वाली दूरी और ये वाली कम होगी, ठीक है ना। चाहो तो आप दे देना 8 मीटर और यहाँ दे देना 5 मीटर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिख देना पादप। ये आयताकार विधि हो गई। ये त्रिभुजाकार विधि, इसमें क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। तो आपको सिर्फ क्या बनाना है, चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के 3 लाभ लिखिए। क्या लाभ है भाई, फल और सब्जियों को अगर हम परिरक्षित करेंगे तो खराब होने से बच जाएगी और आगे फ्यूचर में हम उनको काम में ले सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे लाभ हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 लाभ मैंने लिखे हैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते वहां फलों को विभिन्न रूपों में संरक्षित करके भेज सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर सपोज करो आम नहीं होते, अब आप क्या बनाओ, मैंगो की जो बोतल है उसको बनाओ और भेज दो ताकि उनको आम का स्वाद मिल जाए। और सेकंड लाइन मैंने लिखी है, फल एवं सब्जियों को उस मौसम में भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उनको उगाना संभव नहीं है। किसकी वजह से, फल परिरक्षक की वजह से। फल संरक्षण उद्योग से अनेकों लोगों को रोजगार भी मिलता है। फल एवं सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 सिद्धांत या 3 लाभ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, फलों की डिब्बाबंदी को समझाइए। भाई डिब्बाबंदी क्या है, आइए देखते हैं। डिब्बाबंदी को सबसे पहले आपको परिभाषित करना है। डिब्बाबंदी, फल व सब्जियों को विकृति से बचाने के लिए मुख्य घटक के रूप में उष्मा उपचार का उपयोग किया जाता है, डिब्बाबंदी कहलाता है। हमें पैकेजिंग करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा फल परिरक्षण के अंदर। अब डिब्बाबंदी की प्रक्रिया भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है, 1.5 नंबर का है, तो थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा, करीबन करीबन 50 शब्द। तो 50 शब्द कैसे लिखोगे, इसके बारे में थोड़ा हमने और लिखा। डिब्बाबंदी की प्रक्रिया, फल और सब्जियों का चयन करेंगे सबसे पहले, चाहो तो इसमें एक लाइन आप लिखो, छटाई करेंगे, धुलाई करेंगे, छिलाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे, फिर ब्लांचिंग करेंगे, भराई करेंगे, चाशनी डालेंगे, ढक्कन लगाना, निर्वातन, सीलबंदी, प्रसंस्करण, शीतलन और भंडारण। ये मैंने प्रोसेस लिखी है। अब आप सबको क्या करना है, इनके अंदर एक एक लाइन लिखनी है सबके अंदर, तब जाके 50 शब्द होंगे, याद रखना। मैंने शॉर्ट में लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, ऐसा कैसा ही मत छाप देना। फल व सब्जियों को डिब्बाबंदी से खराब होने से बचाया जा सकता है तथा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है, आओ देखो पेपर में। गाय की गिर नस्ल की 3 विशेषताएं लिखिए। आओ देखते हैं, ये गिर नस्ल है, ठीक है ना, और गिर नस्ल की 3 विशेषताएं। इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, लाल सफेद होता है, जिस पर कथई रंग के धब्बे होते हैं। इसके जो इस फसल के जो कान है, मतलब सॉरी फसल नहीं नस्ल है ना, इसके कान लंबे लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इस नस्ल का सिर उभरा हुआ होता है, इसका जो माथा होता है चौड़ा होता है, और यह एक कैसी नस्ल है, दूधारू नस्ल है। इसके सिंग कैसे होते हैं, वक्राकार होते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन 3-4 विशेषताएं आप लिख देना। जैसे कि 3 पूछी तो 4 लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं आप पूरी रामायण लिख रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे सूरती नस्ल की विशेषता पूछी है, तो सूरती नस्ल की विशेषता भी हमने लिख दी। इस नस्ल के सिंग चपटे दराती जैसे या हास्याकार होते हैं। इस नस्ल के आयन विकसित होते हैं जो पीछे के पैरों में वर्गाकार रूप से स्थित होते हैं। यह मध्यम आकार की नस्ल है। इस पशु के शरीर का रंग भूरा या हल्का काला रंग का होता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा, खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के 3 उपाय लिखिए। आपने पढ़ा होगा फुट एंड माउथ डिजीज, तो 3 उपाय हमने लिखे हैं रोग से बचाओ। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें, रोगी पशु के बिछावन को जला दे, पशु के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें, एफएमडी का टीका वर्ष में 2 बार जून माह एवं दिसंबर माह में लगावे। तो ये हो गया इस रोग का बचाव, ठीक है। बचाव में सारी लाइनें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, खुरपका मुंहपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे,
बीमार पशु के 3 लक्षण लिखिए। ठीक है, बीमार पशु के, रोगी पशु के क्या क्या लक्षण है? तो देखो, तापमान सामान्य से अधिक या कम हो जाता है, सीधी सी बात है। नाड़ी की गति सामान्य से अधिक हो सकती है, कम हो सकती है। आवाज में परिवर्तन हो सकता है। पशु का स्वभाव सामान्य नहीं रहेगा। जो गोबर है हो सकता है वो पतला करे या गाढ़ा करे। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको आप लिख सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला अगला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन सी। मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन आता है सेक्शन सी। मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी सोल्व करवा दिया। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको करीबन करीबन 100 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर आपको अथवा में एक क्वेश्चन भी दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन सेक्शन डी है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर हैं और ये मेजर क्वेश्चन है 4-4 नंबर के और सेक्शन सी वाले 3-3 नंबर के। तो अब तक मैंने आपको सेक्शन बी तक सोल्व करवा दिया है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 1। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है जिसके अंदर मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें इनके आंसर देने हैं, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कितने शब्द लिखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। सभी बच्चों को कमेंट करना है, चाहे आप जय जवान या जय किसान लिखें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है ताकि जो लोग चैनल पर नए हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और बिल्कुल आपकी वजह से उनकी भी अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर करो और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।